नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी वशिष्ठ और आज हम बात करेंगे एक ऐसा कन्फ्यूजन जब हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वैसे कन्फ्यूजन्स हैं हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। हर जगह यस और नो के बीच ये लाइफ है, झूलती रहती है। बट यहाँ पर उसको झुलाने के लिए कुछ और भी पावर्स वहाँ पर अप्लाई होती हैं और वो अप्लाई करते हैं कौन? हमारे एडवाइज़र। जहाँ पे उस चीज़ को क्लियर करना चाहिए वहाँ पे उसको और ज़्यादा, इतना ज़्यादा यस और नो को यानी कि झूठ और सच को मिला दिया जाता है कि हम यही नहीं आइडिया लगा सकते कि क्या सही है और क्या गलत है। आज मैं उसी कन्फ्यूजन के बारे में बात कर रहा हूँ। ज़रा सोचिए, जब हम इन्वेस्टमेंट के लिए निकलते हैं घर से, मैं इन्वेस्टर के लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि एक इन्वेस्टर के पास जो भी एक्स वैल्यू है, 1 CR भी हो सकती है, 2 CR भी, 5 CR भी, उसे एक अच्छा ROI चाहिए, एक अच्छा रिटर्न चाहिए। क्योंकि एक एंड यूज़र होता है, उसके लिए उसका विजन क्लियर होता है, वो जानता है कि भाई तुझे क्या चाहिए और क्या ख़रीदना है। तो उसके लिए मैटर करता है बिल्डर, लोकेशन, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बट यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि यदि आपको अच्छा रिटर्न चाहिएगा तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी भी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और उन्हीं में से मैं एक बात कर रहा हूँ कि जब हम 5 CR, 2 CR, 1 CR जब लेकर निकलते हैं तो क्या कहा जाता है? हम सबसे पहले किसी बड़ी प्रॉपर्टी को देखेंगे, यानी कि जिसे एक्स्ट्रा लग्जरी बोल देते हैं। वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे आपको ब्रोकर या बिल्डर का जो भी सेल्स पर्सन मिलेगा वो आपको ये विश्वास दिलाने में या कन्विंस करने में पूरी तरीके से सफल होगा कि जी हाँ, यही प्रॉपर्टी है और यही वो सेगमेंट है जहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसके बाद कोई आप दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, यानी कि अफोर्डेबल प्राइस में या फिर मिड सेगमेंट में, जिसे सेमी लग्जरी भी कह देते हैं या फिर लग्जरी भी कह देते हैं। वहाँ पे जाने के बाद आपको पता लगता है कि पहले वाला बंदा गलत था, ये बंदा सही है। और इससे नीचे की कैटेगरी में जाते हैं, यानी कि अफोर्डेबल, तब वहाँ पर जाने के बाद लगता है कि यार ये सही है। उसके बाद हम रेजिडेंशियल से कमर्शियल देखते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। सेल्स पर्सन हमें विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाता है कि अभी तक आप गलत थे, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ होने वाला है। और वो सारे कन्फ्यूजन से इतने हो जाते हैं आपके साथ, आपके परिवार के साथ, कि डिसीजन ले ही नहीं पाते। उसके बाद कुछ और जो चीज़ें चल रही होती हैं वो तो कुछ अलग ही हैं। कभी प्राइस चेंज हो रहा है, कभी किसी लोकेशन के बारे में पता लगता है कि इस लोकेशन में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है जो सब अच्छे रहेगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना। फिर पता लगता है कि नहीं यार, ये बिल्डर अच्छा नहीं है। उनकी बात बाद में करेंगे हम, लेकिन सबसे ज़रूरी तो यही है कि करें कहाँ। हम कमर्शियल और लग्जरी का भी वो अभी कुछ ऐसा नहीं करेंगे। हम सबसे बात करेंगे रेजिडेंशियल या कमर्शियल, कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्राइस रेंज क्या रहे उसकी। क्या हम एक्स्ट्रा लग्जरी खरीदें या फिर मिड सेगमेंट में खरीदें या फिर अफोर्डेबल प्रॉपर्टी खरीदें? एप्रिशिएशन ज़्यादा कहाँ पे मिलेगा? देखिए क्या होता है एक्स्ट्रा लग्जरी में, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि एक्स्ट्रा लग्जरी और लग्जरी, इनमें एक ही चीज़ का फ़र्क है। एमिनिटीज़ कुछ एक दो एक्स्ट्रा हों वो एक अलग बात है, जैसे कि मिनी थिएटर आपको देखने को मिल जाता है, कुछ फर्निश वगैरह जो एक्स्ट्रा लेवल पे देखने को मिल जाता है, नेक्स्ट लेवल का देखने को मिल जाता है। कुछ आजकल कुछ मॉडर्न एमिनिटीज़ भी लेकर आ रहे हैं बिल्डर, वो देखने को मिल जाएंगे। मीडियम सेगमेंट है, उसमें भी बिल्डर कोशिश कर रहा है वो सभी एमिनिटीज़ देने की। एक जो उसमें डिफरेंस होता है वो एक ही होता है, वो होता है एरिया और साइज। चाहे आप अपने फ्लैट की देखें या वहाँ पे जो आपको एमिनिटीज़ मिलने वाली हैं उनके बारे में देखें, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो ये तो थोड़ा सा मिलता जुलता है, बट फिर भी क्लाइंट को यही लगता है कि यार इनके बीच में कहाँ पे जाऊँ। इसके बाद एक अफोर्डेबल प्रॉपर्टीज़ और आ जाती हैं, वहाँ पे और भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि यार आप 2 करोड़ खरीद रहे हो, आप 5-6 फ्लैट क्यों नहीं खरीद लेते, या 5-6 छोटी शॉप क्यों नहीं खरीद लेते, इसमें आपका इतना बेनिफिट मिल जाएगा। तो क्या फ़र्क है इनमें, मैं उन्हीं के बारे में बात करूंगा। जो भी 10-12 साल का एक्सपीरियंस है मैं उसको यहाँ पे पूरी तरीके से आपके सामने रखने वाला हूँ। सबसे पहले तो देखिए क्या होता है, हम अफोर्डेबल से शुरुआत करते हैं। अफोर्डेबल से शुरुआत करते हैं तो अफोर्डेबल में क्या होता है, एप्रिसिएशन बहुत अच्छा देखने को मिला है अभी तक की मैं बात करूँ। और यदि मैं कहूँ कि सेमी और लग्जरी और एक्स्ट्रा लग्जरी, इन सभी सेगमेंट से ज़्यादा एप्रिसिएशन अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे आपको चैलेंजेस भी रहेंगे। सबसे पहले क्या होगा कि जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी है, अफोर्डेबल प्रॉपर्टी है, तो याद रखना आपको उसी टाइप का टेनेंट भी मिलेगा। अब आप इसे ये नहीं रख सकते कि यार मुझे एप्रिसिएशन टेनेंट वाला फंडा नहीं चाहिए,
मुझे तो बस अपनी प्रॉपर्टी लेके डाल दूंगा, वो रेट ज़्यादा होता रहेगा, जहाँ पर लगेगा कि मुझे ये एग्जिट पॉइंट है, यहाँ से एग्जिट कर लूँगा। आप जब तक भी रखें आपको टेनेंट रखना ही होगा, क्योंकि 3 to 4% का एप्रिसिएशन जब उसमें ऐड होगा तभी एक अच्छा एप्रिसिएशन मिलता है, उसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, और यदि कर रहे हैं तो फिर अच्छा एप्रिसिएशन नहीं ले सकते। सो उसे, और हो सकता है आपको प्रॉपर्टी कितने टाइम तक होल्ड करनी पड़े उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती, मे बी 2 months, मे बी 2 years। सो उसके लिए तो आपको सोच के रखना होगा कि यार ठीक है, जितना भी रहे मुझे टेनेंट को साथ में रखना है। तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि 15-20 हज़ार रुपये में आप रेंट आउट कर रहे हो अपनी प्रॉपर्टी को, तो वहाँ पे उतनी ही मुश्किल भी होगी। तो वहाँ पे क्या है, आप अपनी प्रॉपर्टी को यदि खुद मैनेज कर सकते हैं, आपके पास इतना टाइम है, तब तो फिर आपके लिए ठीक है। अदरवाइज़ क्या होता है कि आप किसी दूसरे से कंपनी को अपनी प्रॉपर्टी हैं वो पूरी तरीके से मैनेज करने के लिए उनको दोगे, तो फिर वही बात आ जाती है कि एप्रिसिएशन में से कुछ हिस्सा उनके पास चला जाता है। और जो कुछ अच्छी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज हैं वो अफोर्डेबल प्रॉपर्टीज़ पे हाथ डालने से डरती हैं, क्योंकि उनके लिए इस टाइप के रेंट जो टेनेंट हैं वो देखना और बार बार उसको, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि 1 साल के अंदर 3-3 बार प्रॉपर्टी को रेंट आउट करना पड़ जाता है। ये एक सबसे बड़ा बिगेस्ट चैलेंज है अफोर्डेबल के अंदर। दूसरा, यदि मैं आज की बात करूं तो बिल्कुल एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा है, बट आने वाले यदि मैं 10 साल के बाद की बात करूं, 8 से 10 साल के बाद की बात, तो वहाँ हम नहीं कह सकते, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है। अब हम कह सकते हैं कि भाई ठीक है, आज जो बिल्कुल छोटी जगह रह रहे हैं वो उसके बाद अफोर्डेबल प्रॉपर्टीज़ में शिफ्ट हो सकते हैं। कुछ कॉलोनीज में रह रहे हैं लोग, वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, मैं मानता हूँ। लेकिन यदि आपको 4 व्हीलर की प्रॉब्लम आई, आपको कुछ और प्रॉब्लम आई, यानी कि पॉलिसी को चेंज होना होगा, तब ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको चैलेंजेस हमेशा रहने वाले हैं। सो दोनों ही चीज़ें वो आप देख लें। मेरा क्या, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं ये रिकमेंड करता हूँ वो नहीं करता, मेरा जो मैं आपको है सच्चाई मैं आपको वो बता रहा हूँ। अफोर्डेबल पे जो कुछ चैलेंजेस हैं मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया, आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका मिड सेगमेंट कहें या फिर लग्जरी का स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। अब यदि 80 लाख से 1.2 CR की हम बात करें तो इनमें ऐसी प्रॉपर्टीज आती हैं जो मिड सेगमेंट की हैं। एमिनिटीज बिल्डर काफ़ी ज़्यादा दे रहा है, लेकिन एरिया उनका थोड़ा छोटा होगा। फ्लैट साइज हैं वो थोड़े छोटे होंगे, बट कंस्ट्रक्शन काफ़ी ऐसे बिल्डर हैं जो अच्छे बिल्डर हैं, जो बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं। जो डिज़ाइन, जो लास्ट में प्रोजेक्ट निकल के आएगा वो निखर के आएगा, यानी कि आपको लगेगा कि आपने इन्वेस्टमेंट सही किया। लेकिन उनके लिए कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ बिल्डर हैं, सभी में ऐसा नहीं होगा, ये आप ध्यान रखें। यहाँ पे आपके R&D का आपका बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है। एक अच्छा ब्रोकर और एक अच्छी R&D आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करा सकता है। यहाँ की एप्रिसिएशन की बात करूँ तो अफोर्डेबल से थोड़ा कम रहता है, बट हेडेक कुछ नहीं रहती, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं कि आपके जो ब्रोकर्स हैं या फिर मैनेजमेंट कंपनीज हैं वो भी इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देती हैं, क्योंकि यहाँ से उनको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। किस तरीके से, मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़े वीडियो अब नहीं बनाने छोड़ दिए हैं। मैं पहले एक ही वीडियो में बहुत कुछ डालता था। थर्ड आता है एक्स्ट्रा लग्जरी। देखिए एक्स्ट्रा लग्जरी में क्या होता है, दिखावा ज़्यादा है, और बाकी हम जैसे ब्रोकर्स के लिए सबसे बड़ा अच्छी प्रॉपर्टीज वही होती हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है कि हमारी जो ब्रोकरेज होती है उसका हिस्सा, चाहे वो मिड सेगमेंट हो चाहे बड़ा कोई सेगमेंट हो, सब में वही है, परसेंटेज में चलता है, हमारा अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। मेहनत एक बार है और बड़ा प्रॉफिट, तो हर कोई बड़े प्रॉफिट की तरफ भाग रहा है। तो इस वजह से क्या होगा कि जो बड़ी कंपनीज हैं आप देखेंगे वो सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट हैं उनको रिकमेंड करते हैं। उनको जिसको लगता है कि इसकी जेब में 5 करोड़ हैं वो कोशिश करेगा कि कैसे भी करके इसको एक ही जगह इन्वेस्ट करा दूँ, क्योंकि एक तो क्या होता है, डर होता है। जो रियल एस्टेट के अंदर यदि मैं बात करूँ, आपकी सेटिस्फिकेशंस रेशियो की बात करूँ, बहुत डाउन होता है। बहुत कोशिश करके भी आप उसे 90-95% तक यदि लेकर जा सकते हैं, वो गिने चुने उंगलियों पे ब्रोकर होंगे, अदरवाइज नहीं है। सो इस वजह से क्या होता है कि बंदा सोचता है कि यार ठीक है, एक बार इसे एक ही जगह पे इसका इन्वेस्टमेंट करा दो, और इसके लिए वो आपको विश्वास दिलाता है। बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हैं वो प्लांट की जाती हैं, आप बहुत बार देखते भी होंगे, वो सच होता है, लेकिन हम उसे सबके लिए मान लेते हैं। जैसे कि आप शेयर मार्केट में हम बात करेंगे कि इस कंपनी ने बंदे को 20 साल में यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया। हमने वो जो लूजर्स कंपनीज हैं उनकी बात नहीं करते कि बंदे ने वहाँ से वहाँ तक भी पहुँचा दिया। तो वो एक वन साइड है।
मैं ये नहीं कहता प्रॉपर्टी थोड़ा सेफ़ होता है, आप भी जानते हैं वो सेफ़ है, सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट यदि हम बात करें जो कि एक अच्छा रिटर्न देता है, तो टॉप जो रिटर्न जहाँ से हमें मिलता है तो वो उन इन्वेस्टमेंट में से सेफ़ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का माना जाता है, सबसे सेफेस्ट। बट यहाँ पे बहुत सारी, जैसे आपने अभी सुना होगा कि 100 करोड़ की एक प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे सेल हुई है गुड़गांव के अंदर, यानी कि कितना प्रॉफिट वहाँ पे आया होगा। देखिए जिस टाइप की प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टीज बहुत कम मिलती हैं एक बिल्डर के पास भी, क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ देखा जाता है, फ्लोर फेसिंग सब कुछ देखा जाता है। उसके बाद फिर आपका देखा जाता है कि जो प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है कि जो एक प्रोजेक्ट है किसी ने ख़रीदा है, बंदे ने पहले उसने 60 लाख में ख़रीदा है, उस पर 20-25 लाख का फर्निश करा के और उसमें 20 से 25% उसने बचा लिया। जो बड़े ब्रोकर्स हाउस हैं उनके लिए वो एक झुंझुना नहीं होता, बच्चे को खुश करने के लिए दिखाया जाता है कि देख 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 ये देख, इसकी तरफ देख। तो वो बिल्कुल उसी तरीके से क्लाइंट आता है उसकी तरफ वही बजाते हैं कि इसकी तरफ देखो, दूसरी चीज़ें मत देखो, आप इसकी तरफ देखो। तो क्लाइंट है एक तरीके से, उसको लगता है बायर को कि यार बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, बिल्कुल बहुत सारा बेनिफिट देती हैं। यदि मैं इस 2 से 2.5 साल की बात करूं, 40-45% मिनिमम जो ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो बिल्कुल छोटी प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी नहीं है, जो बिल्डर भी नॉर्मल है, कंस्ट्रक्शन भी नॉर्मल है, लोकेशन भी नॉर्मल है, उनमें आ चुका है। लेकिन नाम यहाँ पे, क्योंकि आपको बड़ी प्रॉपर्टी सेल कर रही हैं, आपको 5 से 7 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ के विला सेल करने हैं, तो उनके लिए ऐसा कुछ तो चाहिए। तो उनके लिए ऐसी न्यूज़ बहुत बड़ी प्रॉफिटेबल हैं। बट आपको देखना है कि यदि आप निवेश कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बड़ी प्रॉपर्टीज़ में देखिए आप बिल्कुल इन्वेस्ट कीजिए और सो जाइए, आपको कुछ नहीं करना है। आपके लिए क्लाइंट आएगा, आप लीज आउट भी करते हैं तो लीज आउट करने का भी मतलब है कि आपने एक बार लीज आउट की, आपकी 2 से 3 साल के लिए लीज हो गई। ये सबसे बड़ा फ़ायदा। आपको सेल करना है तो आपके लिए वो क्लाइंट नहीं आएंगे कि जिनको प्रॉपर्टी खरीदनी है 5-6 महीने के बाद और जिसको 50 प्रॉपर्टीज़ देखनी है, वो क्लाइंट नहीं आएंगे, क्योंकि आपको हर बार उनके लिए वहाँ पे जाना है। यदि आपने किसी अपनी प्रॉपर्टी को किसी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी को नहीं दे रखा है तो आपको बार बार कम से कम पता नहीं कितनी विजिट हो जाती हैं जब तक आप प्रॉपर्टी सेल करते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है। जब आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो आपके लिए कुछ एक क्लाइंट आएंगे और उन्हीं में आपकी डील हो जाएगी। ये सच्चाई है, क्योंकि बंदा 90-95% पहले जब अपने ऑफिस से या घर से जब विजिट करने के लिए आपके फ्लैट पे जाता है, इतनी R&D कर चुका होता है। उसे सिर्फ आपका फ्लैट देखना है और उसमें आइडिया लगाना है कि उसे कहाँ तक ये चलेगा। तो जो वो क्लाइंट आते हैं वो मैंने देखे हैं कि वो जो आएंगे, आपकी डील है 8 से 10 विजिट पे हो जाती है यदि आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हो। तो ये इसके लिए ही चाहिए। इनमें ज़्यादातर जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, वीपी हैं, वो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे और वो ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो मैं मानता हूँ कि इन्वेस्टमेंट यदि आपको करना है तो वो सिर्फ इसलिए कि आपको चैन की नींद सोना है, आपको कुछ नहीं करना, तो ठीक है। अदरवाइज आप थोड़ा सा मेहनत तो आपको करनी होगी। मिड सेगमेंट है वो आपको हेडेक भी बहुत कम देता है, इसके साथ साथ ROI काफ़ी अच्छी दे जाता है। तो मिड सेगमेंट पे आप देख सकते हैं। अफोर्डेबल यदि आपके पास टाइम है तो आप देख सकते हैं। लग्जरी, एक्स्ट्रा लग्जरी मैंने आपको बताया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगा लाइव एग्जांपल 5 से 7 बिल्डर का लेकर, कि जो आपके 2 CR से और 7 CR तक के जो प्रोजेक्ट हैं उनका क्या रहा है पिछले 2 से 2.5 साल तक, आगे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। 5 से 7 लाइव एग्जाम्पल भी, लाइव बिल्डर भी उठाएंगे, उनके ऊपर बात करेंगे। यदि आपके माइंड में भी कुछ उन बिल्डर्स में से नाम चल रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको लगता है कि ये चैनल, जैसा कि बहुत बार देखा होगा आपने, बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे, बहुत सारे चैनल्स देखे होंगे, सब्सक्राइब भी किए होंगे, जितनी क्लियरिटी, जितना एक अच्छा विजन, जो एक प्रॉपर्टी को आप क्लियर देख पाएँ कि ये मेरे लिए कितनी परफेक्ट है, एक सही और रियल रिव्यू यदि आप देखते हैं, आप चाहते हैं किसी अपने कलीग्स को शेयर करना तो प्लीज़ कीजिए, अपने रिलेटिव्स को शेयर कीजिए। सो आज के लिए इतना ही, बट मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।